Hello दोस्तों, how are you? I hope that are you very well. Okay my dears, today we will start class 12th. आज हम क्लास 12th स्टार्ट करेंगे और उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन। ये अभी चैनल स्टार्ट हुआ है जस्ट, और आपको बता दें हम इसमें कोई भी चीज छूटने वाली नहीं है। आई एम प्रॉमिस टू यू। ओके, कोई भी चीज छूटेगी नहीं, हर चीज आप पढ़ेंगे, कंप्लीटली पढ़ेंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, एक बढ़िया नोट्स बनाइए, एक बढ़िया मैथ्स का कंसेप्ट आपको मिलेगा, एक बहुत बढ़िया आपको प्लेटफॉर्म मैं देने वाला हूं, ऐसा मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे। कोई भी चीज छूटेगी नहीं। ये और वीडियो की तरह नहीं है कि 5 क्वेश्चन लाए बता दिए हो गया, थोड़ा सा बता दी, कोई भी चीज छूटेगी नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और आइए हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि पहला चैप्टर है 12th क्लास का। तो इसमें हम लोग रिलेशन आज पढ़ने वाले हैं। रिलेशन का स्टार्टिंग पोर्शन जो है वो 11th में दिया गया था, और 11th में ये बताया गया था कि कोई भी जो रिलेशन होता है, कोई भी जो रिलेशन होता है वो आर होता है, और वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। ऐसा 11th में पढ़ाया गया है, या 11th वाला रिलेशन वाला लेक्चर आप जब देखेंगे, जब यहाँ पर पढ़ेगा, अभी पढ़ा नहीं है, अभी सेट थ्योरी उसमें चल रहा है, लेकिन जब पढ़ेगा तो आप जरूर उसको देख लीजिएगा, उसी से लिंक हो जाएगा चैप्टर। तो रिलेशन क्या होता है? आर होता है, और आर सबसेट ए क्रॉस बी होता है। रिलेशन आर हमेशा एक सेट से दूसरे सेट में होता है। एक सेट ए का एलिमेंट दूसरे सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेशन आर द्वारा रिलेटेड होता है। इस तरीके से हमारा डिफाइंड रिलेशन आर एक सेट है, और वो ए क्रॉस बी का हमेशा एक सबसेट होता है। तो यहां पर जैसे कोई रिलेशन आर है तो आर का एलिमेंट कौन होगा? ए कामा बी जैसा होगा, ऑर्डर्ड पेयर। ये 11th में आप और समझेंगे ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, क्योंकि 12th के बच्चे पढ़े होते हैं, लेकिन 11th से कनेक्टेड है, बिल्कुल आप समझ लीजिए। और यहां पर ए बिलोंग्स टू ए होता है एंड बी बिलोंग्स टू बी होता है। तो इस तरीके से हमारा रिलेशन होता है। रिलेशन आर के अंदर वही ऑर्डर्ड पेयर आते हैं जो इसकी शर्त को मानते हैं, तो आपको पता ही होगा। जो रिलेशन आर कहेगा उस बात को फॉलो करने वाले ऑर्डर्ड पेयर्स ए क्रॉस बी से इसमें रखे जाएंगे। जैसे कोई रिलेशन आर है, यह रिलेशन आर मान लो कि 1 3 है, 2 5 है, 3 7 है, मान लो ये कोई रिलेशन है रैंडमली ऐसे ही। तो ये रिलेशन का एलिमेंट कितने हैं? इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। जो पहला कंपोनेंट होगा वो निश्चित रूप से ए से ही बिलोंग करेगा, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा हर सभी ऑर्डर्ड पेयर का वो बी से बिलोंग करेगा। यहां पर ये रिलेशन आर है। अगर मैं कहूं इसका डोमेन कौन है, अगर इसका डोमेन कौन है, तो फर्स्ट कंपोनेंट का सेट बना दो तो ये डोमेन हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 1 2 3। अगर मैं कहूं रेंज ऑफ आर क्या है, इसका रेंज क्या है, तो सेकंड कंपोनेंट का सेट बना दो तो वो हमारा क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। तो दोस्तों इसको डिटेल में हम लोग ये कैसे हुआ है, कैसे होता है, ये सब 11th वाले लेक्चर्स में देख लेंगे। लेकिन यहां जो 12th में आपको पढ़ना है वो बाइनरी रिलेशन पढ़ना है। एक चीज और जान लो, इनवर्स रिलेशन, ये सब 11th के टॉपिक्स हैं। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन ऑफ आर जो होगा, इसका नोटेशन आर इनवर्स होगा। ठीक उल्टा कर दो, यानी अगर आर सबसेट ए क्रॉस बी है तो याद रहे आर इनवर्स सबसेट बी क्रॉस ए होगा। ये भी 11th में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। और यहां पर अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो इतना समझ लो कि ये y, x बिलोंग्स टू आर, आर इनवर्स में अपने आप होगा। यानी अगर ये इसमें है तो ये इसमें होगा, ये इसमें है तो ये इसमें होगा। यानी ये बातें 11th में हम और ज्यादा पढ़ेंगे। यानी जो रिलेशन आर का डोमेन है वो आर इनवर्स का रेंज होगा, जो आर का रेंज है वो आर इनवर्स का डोमेन होगा। सब कुछ उल्टा हो जाएगा। यहां पर देख रहे हैं आर सबसेट ए क्रॉस बी है तो आर इनवर्स बी क्रॉस ए है। पता है ए को क्या बोलते हैं?
ए को हम डोमेन बोलते हैं, ए को स्पेशली क्या बोलते हैं, डोमेन, और बी को यहां पर क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। ये हमारा कोडोमेन है। ठीक है दोस्तों, तो ये 11th वाले लेक्चर में आप इसको विधिवत डिटेल में और पढ़ेंगे हम। लेकिन अब यहां पर जो 12th के अकॉर्डिंग हमें जो बात करनी है, वो बात करनी है बाइनरी रिलेशन। है यही रिलेशन, लेकिन बाइनरी है, थोड़ा सा स्पेशल है। बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन कौन होता है? वो रिलेशन जो ए क्रॉस ए का सबसेट हो। यहां ये डिफरेंट हो सकते हैं, ए भी क्या है, डिफरेंट है, नॉर्मली इन जनरल डिफरेंट सेट है, लेकिन यहां पर दोनों सेट क्या रहेंगे, एक ही रहेंगे। जब कोई रिलेशन आर ए क्रॉस ए का सबसेट हो, बी क्रॉस बी का सबसेट हो, सी क्रॉस सी का सबसेट हो, एन क्रॉस एन का सबसेट हो, डी क्रॉस डी का सबसेट हो, समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? तो वह रिलेशन बाइनरी ही कहलाएगा। तो बाइनरी रिलेशन क्या कहलाएगा? इफ अ रिलेशन आर, इफ अ रिलेशन आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ए मीन्स सब कुछ, ए मीन्स बी, ए मीन्स सी, ए मीन्स डी, ए मीन्स एल, कुछ भी हो, ए क्रॉस ए का जो सबसेट होगा वह हमारा क्या कहलाएगा, ऑटोमेटिक उसको बाइनरी रिलेशन कहेंगे। सिंपल है यार, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। बाइनरी रिलेशन कौन है? जो रिलेशन आर ए क्रॉस ए का सबसेट होगा वही बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। अब इसके हमें टाइप पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टाइप पढ़ना है। टाइप में सबसे पहले क्या करना है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो हम बोल रहे हैं, लेकिन ये है कौन? बाइनरी रिलेशन है। तो आइए देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो बाइनरी होता है वो होता क्या है एक्चुअली। तो कोई भी रिलेशन, अ रिलेशन आर, अ रिलेशन आर सबसेट ए क्रॉस है। देखिए जैसे मैंने आर को ए क्रॉस ए का सबसेट लिखा, वैसे ही आप समझ जाइए कि बाइनरी रिलेशन है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आर इज कॉल्ड, आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ for all a belongs to, for all a belongs to a, a means element, a means set, for all a belongs to a, for all a belongs to a comma a belongs to r। ये इसकी शर्त है कि जो a के अंदर a एलिमेंट होंगे, तो a क्रॉस a के अंदर ए कामा ए जैसे जितने एलिमेंट होंगे वो सभी अगर आर के सदस्य होंगे, आर के मेंबर होंगे, आर के एलिमेंट होंगे, तो वो हमारा रिलेशन बाइनरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। यानी ए के सभी एलिमेंट्स का इटसेल्फ रिलेशन अगर एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करने का मतलब ए कामा ए आर में रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। देखिए रिफ्लेक्सिव का ये मतलब आप समझिए, ये तो हमारे सेट में दिखेगा, ऑर्डर पेयर में दिखेगा ये बात कि ए के सभी एलिमेंट्स जो हैं इटसेल्फ रिलेशन फॉलो करते हुए इस आर के अंदर मौजूद हैं, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। लेकिन इसको एक्सटेंडली आप समझिए कि इटसेल्फ रिलेशन मतलब जब किसी सेट में हम रिलेशन को डिफाइन करें और उसके उस सेट के सभी एलिमेंट्स इटसेल्फ रिलेशन, उस रिलेशन को रखते हैं, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब इटसेल्फ रिलेशन, इटसेल्फ रिलेशन जब सभी एलिमेंट का इटसेल्फ रिलेशन होगा तो उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे मैं बोलता हूं इक्वल टू का रिलेशन, इक्वल टू का रिलेशन बोलता हूं, मान लो हमारा आर है, वो इक्वल टू का रिलेशन रिप्रेजेंट करता है, तो आर सबसेट एन क्रॉस एन है। यार एन का मतलब नेचुरल नंबर होता है, कोई भी नेचुरल नंबर खुद के इक्वल होगा ही, ठीक समझ गए ना? तो जनरली कोई भी चीज खुद के इक्वल ही होती है। तो यानी हम मैं ये कह सकता हूं कि एवरीथिंग इज इक्वल टू इटसेल्फ,
ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। इक्वल टू का रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। जैसे मैं कहता हूं एक सेट है ट्रायंगल्स का, एक सेट है ट्रायंगल्स का, और उसी सेट में डिफाइन है एक रिलेशन R। कैसे डिफाइन है कि T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2, T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2, यानी T1 ट्रायंगल T2 ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। अब कोई भी ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा, ये तो आप भी समझ रहे हो। कोई भी ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट कहां ही जाएगा भाई, सब कुछ सेम होगा, खुद से तो सेम ही होगा सब कुछ, तभी तो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो कॉन्ग्रुएंट जो है रिलेशन इस तरीके से रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमिलरिटी का रिलेशन है। कोई भी ट्रायंगल खुद के सिमिलर होगा ही होगा, समझिए ना। तो यहां पर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, पैरेलल का, लाइंस के पैरेलल का रिलेशन है, तो कोई भी लाइन खुद के पैरेलल ही होगी, यानी खुद से हर जगह उसका डिस्टेंस सेम रहेगा जो कि 0 होगा। तो कोई भी रिलेशन जो इटसेल्फ सभी के लिए फॉलो करता है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। आइए और इस बात को स्पष्ट करते हैं एग्जांपल लेकर के कि इफ A इज इक्वल टू 1 2 3, A इज इक्वल टू क्या है? 1 2 3 है, और R सबसेट, जो भी रिलेशन R है वो A क्रॉस A है। R सबसेट क्या है? A क्रॉस A। आइए A क्रॉस A को एक बार कर लेते हैं, उसे आप जानते होंगे। A क्रॉस A का मतलब क्या है कि 1 2 3 क्रॉस 1 2 3, इसको क्रॉस करना है। तो हमें पता है ना कि इसका सभी एलिमेंट इसके सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। A क्रॉस का मतलब होता है, यानी ये क्या हो जाएगा? 1 सबके साथ बनाएगा, 1 2 3 के साथ। तो क्या बनेगा? 1 1 2 2, सॉरी 1 1 1 2 1 3। अब 2 सबके साथ बनाएगा तो 2 1 2 2 2 3। अब 3 सबके साथ बनाएगा तो 3 1 3 2 और 3 3। इस तरीके से आपने देखा कि इसमें 3 एलिमेंट है तो इसमें भी 3 एलिमेंट होगा। 3 3 जा 9, इसमें 9 एलिमेंट है A क्रॉस A। तो A क्रॉस A कैसे बनता है? A के सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो यहां पर जो है इस तरीके से A क्रॉस A, आप जानते होंगे A क्रॉस A, इसलिए मैं ज्यादा से फोकस नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहां पर ये तो A क्रॉस A होता है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो रिलेशन मैं लिखूंगा वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, इसको समझिए। तो पहला R सबसेट A क्रॉस A है, तो पहला हमारा जो है वो क्या है? R इक्वल टू 1 1 2 2 3 3। ये हमारा R गिवन है, और आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं। जरा आप A को देखिए, A में कौन है? 1 2 3। A के सभी एलिमेंट्स कौन है? 1 2 3। अगर ये सभी के सभी इटसेल्फ रिलेशन फॉलो करते हुए उस R के अंदर होंगे तो उस R को हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। 1 2 3 है, इसमें क्या है? 1 1 है, यानी 1 का रिलेशन 1 से है। 2 2 है, यानी 2 का रिलेशन 2 से है। 3 का है, 3 3 है, यानी 3 का रिलेशन 3 से है। तो मैं देख रहा हूं सभी एलिमेंट्स इटसेल्फ रिलेटेड होते हुए इसमें हैं, इसलिए रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है। दूसरा लेता हूं, R इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 3। देखिए यहां पर क्या है? 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। देखिए सभी A कामा A, सभी A के लिए A कामा A R के अंदर होने चाहिए। तो यहां पर A में कौन है? 1 2 3 है, सभी एलिमेंट्स कौन है? 1 2 3 है। तो इस R के अंदर देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। हाँ एक चीज और है, 1 3 आ गया। हमें तो सिर्फ यही देखना है कि 1 1 2 2 3 3 इसमें है या नहीं है। इसमें एक्स्ट्रा आ गया, नो प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा आ जाए उससे में कोई मतलब नहीं है। रिफ्लेक्सिव वाला नेचर तो इसके अंदर है ना, तो इसलिए ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। तीसरा, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? 1 1 1 3 2 2 ये है। मुझे रिफ्लेक्सिव के लिए बताना कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे देखना क्या है कि 1 1 2 2 3 3 इसके अंदर है या नहीं है। तो भाई यहां 3 3 नहीं है, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। और जब भी आप कहेंगे नहीं तो रीजन आपको देना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहां पर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, नो सिंस
3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 3, 3 आर के अंदर नहीं है, इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यानी सभी एलिमेंट्स का इटसेल्फ रिलेशन जब रहेगा सभी का सभी, तभी वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। ठीक है ना। तो जैसे यहां पर और भी लेते हैं, a इक्वल टू बी, यहां रिलेशन कौन है, इक्वल टू का है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिंस a इक्वल टू ए, सिंस a इक्वल टू ए श्योर होगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, इज रिफ्लेक्सिव, इज रिफ्लेक्सिव। तो यहां पर रिलेशन कौन था, a इक्वल टू बी था, लेकिन हमने देखा a इक्वल टू ए भी होगा, यानी सभी लोग खुद के इक्वल होंगे, तो इसलिए हम इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। T1 कोई ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट टू T2 है, यानी यहां से हमें पता चला कि भाई इटसेल्फ के बारे में कि T कॉन्ग्रुएंट टू T होगा, पक्का है। कोई भी ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा, मुझे तो डाउट नहीं है, आपको डाउट है क्या, नहीं तो यहां पर जब ऐसा होगा इज रिफ्लेक्सिव, इज रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। अगर आपसे कहा जाए कि L1 पैरेलल L2, L1 पैरेलल L2, तो यहां पर जो है हमें ये पता है कि यह रिलेशन कौन है, पैरेलल का है। कोई भी लाइन यार खुद के पैरेलल होगी ही होगी, ठीक है ना। इसलिए क्या है, ये जो पैरेलल का रिलेशन है इज रिफ्लेक्सिव, ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप समझ गए। रिफ्लेक्सिव का मीनिंग एक्चुअली क्या है, इटसेल्फ रिलेशन। अगर इटसेल्फ रिलेशन हो रहा है तभी वो हमारा सभी के साथ, सभी का खुद के साथ अगर इटसेल्फ रिलेशन हो रहा है तभी वो हमारा रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। अब आइए अगला देखते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है भाई, पहली बात है बाइनरी ही होता है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। तो आर सबसेट एक रास है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। आर सबसेट एक रास है, आर इज कॉल्ड सिमेट्रिक, आर इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ a comma b belongs to r implies that b comma a belongs to r। बस सीधे सी बात, जो रिलेशन ए से बी में है अगर वही रिलेशन बी से ए में होगा तो उस रिलेशन को हम सिमेट्रिक बोलेंगे, उस रिलेशन को हम सिमेट्रिक बोलेंगे। जो रिलेशन ए से बी में है अगर वही रिलेशन बी से ए में है, यानी दोनों तरफ से रिलेशन अगर सेम सेम है तो उस रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। जैसे अनीत विनीत का भाई है, अनीत विनीत का भाई है तो विनीत भी अनीत का भाई है, मुझे डाउट नहीं है, आपको डाउट है क्या, नहीं हो। तो अनीत विनीत का भाई है तो विनीत भी अनीत का भाई होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है। लेकिन अगर अनीत सीमा का भाई है तो सीमा अनीत का भाई नहीं होगा, क्योंकि सीमा गर्ल मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना, ये गर्ल है, तो यहां पर ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। जैसे ए बी का फादर है तो भाई बी ए का फादर नहीं होगा, पक्का नहीं होगा यार, तुम भी जानो, ठीक है, नहीं होगा। तो ए बी का फादर है तो बी ए का फादर नहीं है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, जैसे L1 पैरेलल L2 तो भाई L2 पैरेलल L1 भी होगा। T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2 तो पक्का है T2 कॉन्ग्रुएंट टू T2 होगा, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है। समझ गए ना, दोनों तरफ से रिलेशन सेम हो, ए का रिलेशन जो बी से है वही बी का रिलेशन ए से होगा, तभी वो रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा, सीधी सी बात है। तो आइए इस पर एग्जांपल लेते हैं कि इफ ए इक्वल टू 1 2 3, डेटा पे मत जाइएगा, आप 1 2 3 सल ले रहे हैं, आप समझिए, डेटा तो बहुत सारे फेस करना पड़ेगा। ए इज इक्वल टू 1 2 3, आर सबसेट एक रास है। मुझे अब समझना है कुछ एग्जांपल के द्वारा कि कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है। ठीक है, जैसे आप पहला आर इक्वल टू 1 2 2 1, तो बताना ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं। भाई इसमें 1 2 है तो 2 1 भी है, मतलब जो रिलेशन 1 से 2 में है वही रिलेशन 2 से 1 में है, तभी तो यहां लिखा गया है। बिल्कुल है, जो भी है दोनों साइड से है, इसका मतलब है ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है।
दूसरा R इक्वल टू 1 1 लिखा है भाई, दोनों 1 है, दोनों ही पार्ट 1 है, तो जो इस 1 से इस 1 में होगा वो इस 1 से इस 1 में होगा। अब दो बार थोड़ी लिखेंगे 1 कामा 1 ऐसा नहीं लिखेंगे। मतलब हमें क्या देखना है, दोनों साइड से रिलेशन एक ही होगा कि नहीं होगा। तो भाई जब दोनों 1 है तो दोनों का रिलेशन दोनों साइड से एक ही होगा, तो इसलिए रिलेशन क्या है हमारा, इसलिए ये हमारा सिमेट्रिक है। और आइए देखते हैं, जैसे R हमारा है भाई 1 1 2 2 3 3 1 3 3 1 ऐसा है। अब ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं, तो हमें दोनों साइड से रिलेशन देखना है। जो दोनों 1 1 है तो भाई दोनों साइड से रिलेशन सेम ही होगा, दोनों 2 2 है तो दोनों साइड से रिलेशन सेम ही होगा, दोनों 3 3 है तो दोनों साइड से रिलेशन सेम ही होगा। 1 3 भी लिखा है 3 1 भी लिखा है, इसका मतलब रिलेशन सेम है, तभी यहां लिखा गया है 1 से 3 में और 3 से 1 में रिलेशन सेम ही है। इसलिए हर एलिमेंट में हमने देखा कि दोनों साइड से रिलेशन सेम आ रहा है, इसलिए रिलेशन हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। ये रिलेशन हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। अब देखो A इक्वल टू बी, A इक्वल टू बी क्या इंप्लाई करेगा, B इक्वल टू ए। भाई अगर A इक्वल टू बी लिखा है तो B इक्वल टू ए भी तो लिख सकते हो, यानी इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक है। ये इक्वल टू का रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। और L1 पैरेलल L2, अरे यार अगर L1 पैरेलल L2 है तो L2 पैरेलल L1 भी होगा। अगर L1 पैरेलल L2 है तो L2 पैरेलल L1 भी होगा। इसका मतलब क्या है, इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक। और ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। बात समझ गया इतना, तो यहां पर ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है। तो ठीक है दोस्तों, इसको आप लिखिए पहले, मैं इसको थोड़ा देर में पास करूंगा, फिर इसको इरेज करूंगा, फिर आगे कंटिन्यू करूंगा। ओके, मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, आप लोग। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है। बाइनरी रिलेशन में आपने रिफ्लेक्सिव देखा कि सिस्टम के सभी एलिमेंट्स का इटसेल्फ रिलेशन जब पाया जाएगा, सभी के सभी, एक न छूटेगा, एक भी छूटना नहीं चाहिए, जब सभी के सभी एलिमेंट्स में इटसेल्फ रिलेशन पाया जाएगा तो उसको सिमेट्रिक बोलेंगे, सॉरी रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। और सिमेट्रिक के लिए आपने देखा कि जब जो भी रिलेशन होगा उसमें जितने भी एलिमेंट हैं दोनों साइड से रिलेशन सेम ही रहेगा, तो उसको हम सिमेट्रिक बोलेंगे। जब रिलेशन दोनों साइड से सेम होगा, यानी जो A से B में होगा वही B से A में होगा, तो सिमेट्रिक होगा। ऐसा हम देख चुके हैं, एग्जांपल भी ले चुके हैं। अब आइए तीसरा जो बाइनरी का टाइप है वो है कौन सा भाई, ट्रांजिटिव। तीसरा कौन है, ट्रांजिटिव। इसको ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा ये पेचीदा, ऐसा कह सकते हैं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है तो बाइनरी, इसमें कोई डाउट की बात नहीं, ठीक है ना। तो R सबसेट A क्रॉस A, R इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। R is called transitive if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R implies that A comma C belongs to R। बस एक बार समझ लीजिए कि जो रिलेशन A से B में है वही रिलेशन अगर B से C में है, तो आगे अगर वही रिलेशन A से C में एग्जिस्ट करेगा तो वो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव कहलाएगा। यानी जो रिलेशन A से B में है वही रिलेशन B से C में है, तो अगर वही रिलेशन A से C में पाया जाएगा तभी वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। इसमें एक बात और है, और AB बिलोंग्स टू R, AB बिलोंग्स टू R, सिर्फ AB बिलोंग्स टू R है, लेकिन BC का वहां कोई मतलब नहीं है, तो AC को खोजने की जरूरत नहीं है। तब AC नहीं देखेंगे कि AC है या नहीं, ओनली AB है, तब तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर AB भी है BC भी है तो AC का होना जरूरी है, तभी ट्रांजिटिव होगा। अगर AB है BC है तो AC का होना जरूरी है, तभी ट्रांजिटिव होगा। अगर सिर्फ AB है, BC का आता पता नहीं है, BC से कोई मतलब ही नहीं है, या BC हो भी नहीं सकता, तो फिर AC नहीं खोजेंगे हम, वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए मेरी। तो आइए इस पर कुछ बातें करते हैं।
जैसे मान लीजिए a इज इक्वल टू हमारा है 1 2 3, a इज इक्वल टू क्या है 1 2 3, और जो रिलेशन R है वो सबसेट क्या है एक रास है। इससे साबित हो गया कि बाइनरी है। तो मैं देखता हूं और मुझे बताना है यहां पर कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूं R इज इक्वल टू कोई R है रैंडमली ऐसे, उसके अंदर एलिमेंट 2 3 है, ये भी 2 3 है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है? बिल्कुल है यार। ए भी सिर्फ है, बीसी तो है ही नहीं, तो हम एसी के बारे में क्या सोचेंगे? नहीं सोचेंगे, नहीं सोचेंगे, ऐसा ऑर्डर समझिए। ठीक है, तो ए भी है भाई, 2 3 है, 3 का समथिंग यहाँ कुछ है नहीं, मेंशन ही नहीं ना, कोई मतलब है उससे हमें। जो दिया गया है सिर्फ ए बी दिया गया है, सिर्फ ए बी जैसी चीज दी गई है। हाँ तो ठीक है, ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। यस। दूसरा आर भाई 1 2 है और 3 2 है, 3 2 है, तो देखा 1 2 है यानी ए बी जैसी कोई चीज है। अब ये बी है तो बी कामा समथिंग कुछ है ही नहीं, यानी ए बी तो है बी सी है ही नहीं, तो ऐसी खोजने की जरूरत नहीं, ट्रांजिटिव हो जाएगा। यहां देखो 3 2 है लेकिन 2 कामा समथिंग का ही नहीं है, 3 2 है बस, यानी सिर्फ ए बी है बी सी है नहीं, तो ये क्या हो गया ट्रांजिटिव हो गया। और आइए तीसरा R इज इक्वल टू 1 2 2 3 और 1 3, ऐसा देखिए। आइए देखते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं। ये भाई 1 2 है 2 3 है तो 1 3 होना चाहिए, यानी ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए। तो देखते हैं या नहीं, 1 2 है 2 3 है 1 3 होना चाहिए है। अभी तक तो लग रहा है ट्रांजिटिव, लेकिन अभी चेक करना सीखिए, ये पूरा चेकिंग नहीं है। ये 2 3 है यानी ये ए बी है, अब 3 कामा समथिंग ढूंढिए, है नहीं है, ट्रांजिटिव हो गया। ये 1 3 है, 3 कामा समथिंग ढूंढिए, 3 कामा समथिंग है ही, तो ये क्या हो गया ट्रांजिटिव हो गया। तो ये ट्रांजिटिव क्या है हो गया। ठीक है, और देखिए R इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3, पता है। अब इसको चेक करना है ट्रांजिटिव है कि नहीं। अरे 1 1 है यानी ए बी है, बीसी तो कहीं है ही नहीं। 2 2 है, जान लो ए बी है, बीसी तो कहीं है ही नहीं। ये 3 3 है, 3 का समथिंग कुछ है ही नहीं, यानी ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव हो गया। यस, ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। और आइए R इज इक्वल टू 1 3 3 2 2 3 3 2 2 3। अब इसको देखना है कि रिलेशन ये और 1 3 1 2 ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं, देखना सीखिए। इसमें थोड़ी सी पेचीदा बात होती है। 1 3 यानी ए बी है, 3 2 यानी बी सी है, तो ए सी है क्या 1 2 है क्या? बिल्कुल है, अभी तक तो ट्रांजिटिव है। और आइए 3 2 2 3 यानी ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए, यानी 3 3 होना चाहिए। 3 3 है क्या? नहीं है, तो ये नहीं, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तब आप रीजन देंगे, सिंस 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 3 3 यहां नहीं है इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखना सीख गए आप, 1 3 3 2 यानी ए बी बी सी तो ए सी होना चाहिए, यानी 1 2 होना चाहिए, तो है। इधर आइए 3 2 2 3 यानी ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए, यानी 3 3 होना चाहिए, है क्या? नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। और भी चेक करें क्या, और क्या चेक करोगे? जैसे देखो 1 2 है 2 3 है यानी ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए, जो कि है। या लेकिन एक भी कहीं भी फेल हो गया तो वो ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा, यानी ये ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि 3 3 यहां बिलोंग नहीं कर रहा है। अब ऐसे कुछ बातें कर लें, ए इक्वल टू बी, भाई ये इक्वल टू का रिलेशन देखो ट्रांजिटिव है या नहीं। मैं कहता हूं ए इक्वल टू बी है एंड बी इक्वल टू सी है, तो ए इक्वल टू सी होगा कि नहीं होगा? पक्के से होगा यार। अगर ए इक्वल टू बी है बी इक्वल टू सी है तो ए इक्वल टू सी हमेशा होगा, इसलिए क्या है? ट्रांजिटिव है, इसलिए क्या है? ट्रांजिटिव है। और आइए ए L1 पैरेलल L2, अब ये देखना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं। अगर L1 पैरेलल L2 है
और L2 पैरेलल L3 है तो पक्का है L1 पैरेलल L3 होगा। आप 3 लाइन बना के देख लो ना, L1 पैरेलल L2 बना दो और L2 पैरेलल L3 बना दो, तो देखो L1 पैरेलल L3 होगा कि नहीं होगा? पक्का होगा यार। ये देखो L1 पैरेलल L2 और L2 पैरेलल L3, तो भाई L3 पैरेलल L1 होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर ये हमारा ट्रांजिटिव हो गया, ये रिलेशन क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। लेकिन अगर L1 परपेंडिकुलर L2 है, सोचो L1 परपेंडिकुलर L2 है, यानी रिलेशन कौन है? परपेंडिकुलरिटी का है। तो L1 परपेंडिकुलर L2 है एंड L2 परपेंडिकुलर अगर L3 है तो क्या L1 पैरेलल परपेंडिकुलर L3 होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। L1 परपेंडिकुलर नो, L3 के परपेंडिकुलर नहीं होगा। देखो L1 पैरेलल L2, सॉरी परपेंडिकुलर है यहां, L1 परपेंडिकुलर L2 और L2 परपेंडिकुलर L3, तो क्या होगा? L1 पैरेलल L3 हो गया, इसलिए रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव नहीं है, नो। इसका एग्जांपल देखो, L1 परपेंडिकुलर L2 और L2 परपेंडिकुलर L3, ये L3 है, ये L2 है, ये L1 है, तो L1 परपेंडिकुलर L2 है और L2 परपेंडिकुलर L3 है, लेकिन L3 परपेंडिकुलर L1 नहीं है, बल्कि वो पैरेलल हो रहा है। आप खुद बना के देख लीजिए। तो यहां पर जो है ये हमारा ट्रांजिटिव का मतलब होता है, ट्रांजिटिव का यही मतलब होता है कि AB है BC है तो AC होना चाहिए, यानी जो रिलेशन A से B में है अगर वही रिलेशन B से C में है तो वही रिलेशन A से C में होने पर ट्रांजिटिव होगा। अगर सिर्फ AB है BC नहीं है तो AC खोजने की जरूरत नहीं, वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। जैसे A इज वाइफ ऑफ Y, A इज वाइफ ऑफ B, A इज वाइफ ऑफ B। अब सोचो B किसी का वाइफ होगा? जब B हस्बैंड है तो B किसी का वाइफ नहीं होगा, यानी BC होने का वहां कोई मतलब ही नहीं है। AB तो है, BC हो ही नहीं सकता, तो ये ट्रांजिटिव हो गया, वहां AC खोजने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो अगर AB है, सिर्फ AB है, सिर्फ AB ही हो सकता है, BC नहीं हो सकता, तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा वो। अगर AB है BC है तो AC खोजेंगे। ठीक है, A इज ब्रदर ऑफ B, B इज ब्रदर ऑफ C, तो A इज ब्रदर ऑफ C होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, पक्के से होगा। अगर A B का भाई है, B C का भाई है, तो A C का भाई पक्का होगा, कोई डाउट आपको? तो यहां पर जो है ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, तो ये ट्रांजिटिव का मतलब होता है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो इन तीनों को डिफाइन करेंगे। तीनों का मतलब क्या है? कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो प्लस सिमेट्रिक हो प्लस ट्रांजिटिव हो, जिस रिलेशन के अंदर तीनों प्रॉपर्टी हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, उसी को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं आज एक क्वेश्चन करेंगे, फिर कल और क्वेश्चन लेंगे इसी पर अभी। ठीक है, तो यहां पर है क्वेश्चन है हमारा, इफ आर सबसेट जेड क्रॉस जेड, जेड का मतलब इंटीजर, जेड क्रॉस जेड का मतलब आर क्या हो गया? बाइनरी हो गया। आर सबसेट जेड क्रॉस जेड सच दैट, इस प्रकार है कि आर इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए इक्वल टू बी, ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए बी बिलोंग्स टू जेड। तो यहां पर ये आर डिफाइन है। आर कहता है मैं कौन हूं, मेरे अंदर वही ऑर्डर पे रहेगा इसके दोनों कंपोनेंट इक्वल होंगे। ठीक है, ये तो इस तरीके से डिफाइन है। तो देन प्रूव दैट आर इज इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन।
आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें प्रूफ करना है। तो 3 हेडिंग डालनी पड़ेगी, एक रिफ्लेक्सिव, एक रिफ्लेक्सिव, पहले रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव वाली जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है उसको अप्लाई कर देंगे, फिर देखेंगे सही है या गलत है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? इटसेल्फ रिलेशन, यानी ए से रिलेशन होना चाहिए। तो यहां पर हम लिख रहे हैं फॉर अ लेट, लेट मैथ में तो कोई भी लेट कर सकते हैं ना, लेट ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर। अब हमने कह दिया कि आर के अंदर ए कामा ए है, तो आर के अंदर वही रहेगा जिसके दोनों कंपोनेंट इक्वल है, तो मैं उसको सेटिस्फाई करा रहा हूं। मैंने लिख दिया इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू ए, ये बात बिल्कुल सही है, ए इक्वल टू ए पक्के से होगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो जब ये इटसेल्फ रिलेशन है तो आर के अंदर आना ही आना है उसको, यानी आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, कोई भी इंटीजर हो वो खुद के इक्वल होगा ही होगा, इसलिए जेड ए कामा ए जैसी चीज आर के अंदर आएगी ही आएगी, क्योंकि ए इक्वल टू ए होता है, हमेशा होता है, इसलिए क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। तो यहां लिखेंगे इट इज ट्रू, ये हम अपने मन से लिख दिए, ए कामा ए माना मैंने और उसको ए इक्वल टू ए कर दिया, क्योंकि यही बोल रहा था कि जो मेरे अंदर रहेगा इक्वल होगा, तो मैंने देखा ये ट्रू है, ये तो हर हाल में ट्रू है, यानी हमेशा सेटिस्फाई होगा, सो ये रिफ्लेक्सिव होगा, इट इज ट्रू, सो रिफ्लेक्सिव, इसलिए क्या है? रिफ्लेक्सिव है। दूसरा क्या हेडिंग डालेंगे? सिमेट्रिक, हमेशा इक्विवेलेंस दिखाने के लिए 3 हेडिंग पड़ेगी। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए मुझे पता है दोनों तरफ से रिलेशन सेम होना चाहिए, ए भी रहे तो बी ए भी रहे, मैं यहां केवल अप्लाई करूंगा, होल्ड कराऊंगा और देखूंगा सही है या गलत है, अगर सही रहेगा तो भाई सिमेट्रिक हो जाएगा। तो लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए बी होने पर आर के अंदर बी ए होना चाहिए, और ए बी के अंदर कौन? ए बी कब होगा आर के अंदर? जब दोनों इक्वल होंगे, भाई ए इक्वल टू बी होने पर ही आर के अंदर होगा ये, क्योंकि आर के अंदर कौन रहेगा? जिसके दोनों कंपोनेंट इक्वल होंगे। तो अगर ए इक्वल टू बी है तो आर के अंदर रहेगा, अगर ए इक्वल टू बी लिखा है तो मैं इसको बी इक्वल टू ए भी लिख सकता हूं, अगर b इक्वल टू ए मैं लिख सकता हूं तो मैं अब ये कह सकता हूं कि b कामा ए बिलोंग्स टू आर। तो सिमेट्रिक के लिए यही दिखाना पड़ता है, ए बी होने पर बी ए होना चाहिए, और यहां पर है, तो ये रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक है, इसमें कोई डाउट है नहीं, ऐसे ही आपको इन जनरल दिखाना पड़ेगा। लेट उसका स्टार्टिंग करना पड़ेगा, फाइनल जो उसके लिए है वो करना पड़ेगा, यानी हमें ए बी होने पर बी ए होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए ये जानकारी थी। तो हमने ए बी मान लिया कि ए बी है, अगर ए बी आर के अंदर है तो भाई उसको इक्वल होना पड़ेगा, ये तो है, ये मैंने माना, लेकिन बी ए अपने आप आया, ये आए गया, मुझे पता है ए बी मैंने मान लिया है, अगर ए बी है तो भाई ए इक्वल टू बी होगा ही होगा, तो बी इक्वल टू ए भी लिख सकता हूं, अगर बी इक्वल टू ए हो रहा है तो बी कामा ए भी आर के अंदर होगा, इसमें तो कोई डाउट की बात है नहीं। सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, तीसरी हेडिंग क्या डालेंगे? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या है? ए बी होने पर बी सी होने पर ए सी होना है, तो मैं एक बार अप्लाई कर दूंगा ट्रांजिटिव के लिए, फिर देखूंगा वहां क्या सही है या गलत है, ठीक है ना? ऐसे ही आप सभी क्वेश्चन में करेंगे। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, हमेशा आप ऐसा करेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर कर दिया एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि मुझे पता है ट्रांजिटिव के लिए ए बी और बी सी होने पर ए सी का होना जरूरी है, तब तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो भाई अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब जो भी आर के अंदर है वो इक्वल होगा, बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि बी इक्वल टू सी होगा, ये तो है। अब देखना है क्या ए इक्वल टू सी होगा, आप बताइए मुझे, अगर ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है, तो क्या ए इक्वल टू सी होगा? बिल्कुल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू सी, और अगर ए इक्वल टू सी है तो ए कामा सी बिलोंग्स टू आर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या देखा, ए बी आर में था, बी सी आर में था, तो ए सी आर में आया, आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया, सो ट्रांजिटिव, सो ट्रांजिटिव। आपने क्या देखा, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ये देखिए स्टार्टिंग का क्वेश्चन है,
इसलिए मैंने आसान क्वेश्चन लिया। ठीक है, अभी क्वेश्चन और भी आएंगे, इसमें क्वेश्चन काफी है, वो कराए जाएंगे आपको, लेकिन स्टार्टिंग लिखने का तरीका यही है, कंसेप्ट यही है। जैसे रिफ्लेक्सिव मुझे बस सेटिस्फाई कराना है, रिफ्लेक्सिव मैं जानता हूं किसको कहते हैं, ए कामा ए होने पर मैं दे उसको सेटिस्फाई कराऊंगा। अगर वो बात सही रहेगी तो हमेशा सही रहेगी और रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक के लिए मुझे पता है ए बी होने पर तो मैं ए बी डाल दूंगा उसके अंदर, ए बी है, देखूंगा बी ए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसा कि मैं यहां देखा। और फिर मुझे पता है ट्रांजिटिव में ए बी और बी सी होने पर ए सी का होना जरूरी है, तो ए बी और बी सी डाल दूंगा मैं उसके अंदर कि भाई है, तो फिर ए सी चेक करूंगा, जैसा कि मैं आज चेक किया गया। बात समझ गए ना? तो अगर ये तीनों बातें सही है, यानी तीनों रिलेशन हो रहा है, तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी इस रिलेशन को तीनों बातें सेटिस्फाई कर रही हैं, तो ये तीनों है, यानी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसी को तो इक्विवेलेंस बोलते हैं। इसलिए आर इज इक्विवेलेंस, हेंस प्रूव्ड, आर इज इक्विवेलेंस, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको 12th स्टार्ट हो चुका है, ये फर्स्ट लेक्चर है, कोई भी चीज नहीं छूटेगी बेटा, हर चीज पढ़ाया जाएगा। मैं इस कह रहा हूं इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। क्यों कर रहा हूं? ऐसे नहीं कि एक वीडियो बना के डालो, सारे पढ़ेंगे, हर चीज, कोई भी चीज छूटेगा नहीं। हाँ, कभी कभी मान लीजिए आपका ध्यान भटक गया, आप वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए कोई बहुत इमरजेंसी से ध्यान भटक गया, फिर से उसको दोबारा देख लेना है कि नहीं, ये इसमें चांस है। और हर चीज पढ़ेगा इसमें, पूरा सिलेबस, कोई भी चीज, हर क्वेश्चन पढ़ेगा। तो बेटा इसको जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि न्यू वीडियो अभी पढ़ती रहेंगी, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे जैसे आप ओपन करेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, टेक ओके, बाय, टेक केयर, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।